Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is MCQs revision of endopharmacology. तो हम डेक्सामेथासोन वाले MCQ की तरफ थे। तो डेक्सामेथासोन वाला ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में डेक्सामेथासोन के बारे में क्या कहता है कि डेक्सामेथासोन करता क्या है। तो डेक्सामेथासोन प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन और ट्राइएमिकिनोलोन ये सारे के सारे सिस्टेमिक ओरल रूट से दिए जाते हैं, जबकि बेक्लोमेथासोन और ब्यूडिसिनाइड ये दिए जाते हैं एरासोल इनहेलेशन वाले फॉर्म में। ठीक हो गया। तो वो क्या पूछा डेक्सामेथासोन, तो डेक्सामेथासोन ग्लूकोज टॉलरेंस को इंप्रूव नहीं करता, बल्कि ये हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल एड्रीनल एक्सिस को सप्रेस करता है। ठीक हो गया, क्योंकि टिपिकल कॉर्टिसोल है। अब आपको उसके क्लिनिकल यूजेस का भी पता होना चाहिए कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किन किन कंडीशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एडिसन डिजीज़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कभी कभार ऐसा होता है कि जब एड्रीनल ग्लैंड की इनसफिशेंसी हो जाती है, शॉक के अंदर, सेप्टिक शॉक के अंदर, इन्फेक्शन के अंदर, ट्रॉमा के अंदर, तब भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज़ किए जाते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पर ACTH का लेवल कुछ ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा नॉन एड्रीनल कंडीशन कौन कौन सी है जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इस्तेमाल होते हैं, तो वो एस्थमा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है, कोलेजन डिजीज़ है, रियूमेटिक डिसऑर्डर्स है। ठीक हो गया। इन सब में आपको इन्फ्लेमेशन वगैरह देखने को मिलती है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा हीमेटोलॉजिकल कैंसर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। माउंटेन सिकनेस हो गया, जो बेटामेथासोन है, बेटामेथासोन देते हैं प्रेग्नेंट वुमन में। ठीक हो गया, उस वुमन में जिसके अंदर लिवर काफ़ी ज़्यादा प्री मैच्योर है, ताकि लंग्स की मैच्योरेशन को प्रमोट किया जा सके। तो वो कौन सा यूज़ होता है, बेटा मैथासोन, जबकि बेक्लोमेथासोन और ब्यूडिसिनाइड एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं आगे, द ड्रग दैट इज नेचुरली अकरिंग नॉन कैटेकोलामीन, जो नेचुरली अकरिंग नॉन कैटेकोलामीन है, ये MCQ किताब में नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूट्राइन रिलैक्सेंट, कौन सा यूट्राइन रिलैक्सेंट नहीं है। जो टिपिकल यूट्राइन रिलैक्सेंट होता है उसको बोलते हैं टोकोलिटिक। ठीक है, और इसका नाम है एटोसिबान। ठीक है, एटोसिबान जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, एटोसिबान यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन ने क्या करना है, लेबर को क्या करना है। ओके, जो एटोसिबान है ये ऑक्सीटोसिन का होता है और ये टोकोलिटिक है। प्री टर्म लेबर को सप्रेस करता होता है। ठीक है, प्री टर्म लेबर को सप्रेस करता होता है। अभी कौन सा इसमें से यूट्राइन रिलैक्सेंट नहीं है, पहला है टर्बिटलिन। अब टर्बिटलिन क्या है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, और बीटा 2 ने क्या करवाना होता है, डायलेशन करवाने होते हैं। इस तरह से आपने याद रखना है कि बीटा 2 वाले ने भी यूट्राइन मसल्स के क्या करानी, रिलैक्सेशन करा देनी है। अब जो इंडोमेथासिन है, इंडोमेथासिन ये क्या है, इंडोमेथासिन रिवर्सिबल साइक्लोक्सिनेज इनहिबिटर है। ठीक है, जो एरिकोटामिन है ये असल में MCQ आया हुआ है एरिकोट अल्केलाइड से। तो एरिकोटामिन का प्राइमरीली रोल होता है वेसल्स के ऊपर, जो एर्गोनामिन है इसका होता है यूट्रस के ऊपर। ठीक हो गया, आगे देख लेते हैं। एंटी एंड्रोजेनिक एजेंट के एंटी एंड्रोजेनिक एजेंट सारे के सारे हैं सिवाय एक के। तो पहला है फ्लूटामाइड। तो फ्लूटामाइड है, बिक्लाटोमाइड है, निलाटोमाइड है और एनजेलुटोमाइड है। ये सारे के सारे नॉन स्टेरॉयडल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर्स के। सारे के सारे प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो स्पाइलिनोलैक्टोन है स्टेरॉयडल होता है, ये हिस्टोटिज्म को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फ्लूटामाइड तो है, स्पाइलिनोलैक्टोन भी है। कीटाकोनाजोल ये भी एंटी एंड्रोजन है, ये एंजाइम्स को ब्लॉक कर देता है स्टेरॉइड के सिंथेसिस में। तो ये स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव मेटास्टैटिक प्रोस्टैटिक कैंसर के अंदर इस्तेमाल होता है। अब जो स्टेनाजोल है, स्टेनाजोल क्या है, स्टेनाजोल हमने पढ़ा था कि जो स्टेनाजोल, ये स्टेनाजोल है, नॉनड्रेलोन है, और इसके साथ एक और कंपाउंड भी होता है जो कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड होता है, ऑक्जेंड्रोलोन। ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड है जिनके पास एनाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एंड्रोजेनिक एक्टिविटी। ठीक हो गया। जो सिमेटिडीन है, सिमेटिडीन के पास एंटी एंड्रोजन एक्टिविटी होती है और ये गायनेकोमास्टिया वगैरह करवा सकती है। इसके बाद आगे चल देते हैं साइड इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टिन के। प्रोजेस्टिन के सारे साइड इफेक्ट होते हैं सिवाय एक के। ठीक है, ओके। तो जो यहाँ पर जो थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़ है, थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़ टिपिकल एस्ट्रोजन का होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्रोजेस्टिन में लिखा हुआ है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, ठीक है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स वगैरह टॉक्सिटी हम में लिख सकते हैं। GIT डिस्टर्बेंस, एब्नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस, ये भी है, एब्नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस ये भी आ जाता है। डिस्टर्बेंस ऑफ लिपिड प्रोफाइल, यस, ये HDL को कम कर देता है, जबकि एस्ट्रोजन HDL को बढ़ा देता है।
ठीक है, तो उसका सही जवाब होगा जीआईटी डिस्टर्बेंस होगा, जीआईटी के बाद ज़्यादा काम नहीं होगा प्रोजेस्टेरोन का, ठीक हो गया। एस्ट्रोजन की टॉक्सिसिटी को देखते हैं तो फिर एस्ट्रोजन क्या करता है, हाइपोगोनाडल गर्ल्स के अंदर, हाइपोगोनाडल फीमेल के अंदर क्या करता है, प्रीमैच्योर क्लोजर करवा देता है, शॉर्ट स्टेचर करवा देता है। अगर एचआरटी के अंदर यूज़ करते हैं, एचआरटी के अंदर कौन सा एस्ट्रोजन यूज़ करते हैं, एचआरटी के अंदर हम कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन यूज़ करते हैं। कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन का क्या मतलब होता है, ये जो प्रीमेरिन होता है, प्रीमेरिन, ठीक है, प्रीमेरिन ये वगैरह होता है। ओके, इसके साथ साथ और इसके क्या क्या होते हैं जो टॉक्सिटी में, कि अगर यूज़ करते हैं एस्ट्रोजन को पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन के अंदर तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, माइग्रेन हेडेक भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, गॉल ब्लैडर डिजीज़ है, हाइपरट्राइसाइक्लिस्ट्रोलीमिया है, हाइपरटेंशन, ये सारी हो जाती है। इसके अलावा ये क्लॉटिंग फैक्टर के सिंथेसिस को बढ़ा के डीप वेनस थ्रोम्बोसिस वगैरह जो थ्रोम्बोएम्बोलिक कंडीशंस को भी बढ़ा देती है। इसके साथ एक और कंपाउंड भी होता है डाइथाइलस्टिल्बेस्ट्रोल, ये नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड है। इसकी वजह से इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है और वेजाइनल एडिनोकार्सिनोमा हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये भी आपने सब देख लेना है टॉक्सिटी के अंदर। अब इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एस्ट्रोजन, तो जो नेचुरल एस्ट्रोजन्स है, एस्ट्रोन है, ठीक है, एस्ट्रोन है हमारा, 11 बीटा एस्ट्राडोल ये भी नेचुरल है, ठीक है, एस्ट्रायोल ये भी है, डाइथल एस्टिलबेस्ट्रोल ये नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स सॉरी एस्टर्स होते हैं, एस्ट्राडायोल सेपियोनेट होता है, कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन होता है जिसमें प्रीमेरिन आ जाता है। इसके अलावा जो इथिनाइल एस्ट्राडायोल मेस्ट्रोनोल ये सिंथेटिक एंड्रोजन है जिसके पास बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, ज़्यादा फीडबैक इनहिबिशन होती है। तो उसका सही जवाब क्या, लेवोगैस्ट्रिल है। अब लेवोगैस्ट्रिल होता क्या, लेवोगैस्ट्रिल क्या होता है, लेवोगैस्ट्रिल नाम से लग रहा है कि ये कोई ना कोई प्रोजेस्टेरोन है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन नॉर्गेस्टिमेट है, ओके, और डेसोगैस्ट्रिल। एक और इंपॉर्टेंट प्रोजेस्टेरोन भी है जिसका नाम है मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर भी इस्तेमाल होता है, जो कि डिस्मेनोरिया या यूट्राइन ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और एंडोमेट्रियोसिस के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच म्योटी कन्फर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ऑन द कॉर्टिसोल या कॉर्टिकॉइड मालिक्यूल, की कॉर्टिसोल मालिक्यूल के ऊपर कौन सा मालिक्यूल होता है जो असल में इनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी प्रोवाइड करता होता है। ठीक हो गया, अब जो ये वाला है एमसीक्यू, ये वाला उसने भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप रट्टा मार लेना, कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अब ऐसा स्टेरॉइड जिसके पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो वो कौन सा होता है, पहली बात हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा अल्टोस्टेरोन की होती है, फिर इसके बाद अगर वो ना हो तो फिर आपने डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन को सिलेक्ट करना है, फिर वो भी ना हो तो आपने फ्लूट्रोकॉर्टिसोन को सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया, तो ये होती है इनकी रिलेटिव पोटेंसी होती है, जबकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में देखें तो सबसे ज़्यादा जो होती है ना वो डेक्सामेथासोन की होती है, इसके बाद आती है ट्राइएमिक्नोलोन, ट्राइएमिक्नोलोन की होती है, फिर इसके बाद प्रेडनिसोन की होती है, फिर फाइनली कॉर्टिसोल की होती है, जबकि बेक्लोमेथासोन और ब्यूटीसिनाइड ये इन्हेलेशन रूट से इस्तेमाल की जाती है, अस्थमा के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एज एंटी विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीट्यूसिव हैज़ हाई लाइबिलिटी ऑफ ओब्यूस, तो जो एंटीटोसिव होती है दो तरह की होती है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन और कोडीन होती है, तो फिर इन दोनों में से ज़्यादा डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन का होता है ज़्यादा रोल। ओके, इसके बाद 130 एमसीक्यू में देखते हैं कि 50 ईयर ओल्ड पेशेंट विद अ लॉन्ग स्टैंडिंग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस हो गया, उसके बाद पोस्ट मील सीवियर ब्लीडिंग आ गया, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस आ गया, रेकमेंडेड ड्रग कौन सी यूज़ करनी चाहिए। अब ये कुछ एमसीक्यू जीआईटी वगैरह के भी आने शुरू हो गया, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद 129 के अंदर लिखा हुआ है 20 ईयर ओल्ड लेडी इन हर फर्स्ट लेबर में इसको डिमिनिश यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा डिमिनिश थी, तो वो कौन सी है जो लेबर को फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो आपको पता है ऑक्सीटोसिन होती है। सल्बिटामोल क्या है, सल्बिटामोल असल में क्या है, सल्बिटामोल क्या है, ये एल्बुटिरोल है, ठीक है, एल्बुटिरोल, एटीएम वाला फार्मूला आपने याद रखना है। जबकि एरिकोटामिन क्या है, एरिकोटेलिक्लाइड है। वेजोप्रेसिन, हाँ वेजोप्रेसिन के थोड़े बहुत आपको फायदे पता होना चाहिए। वेजोप्रेसिन के दो तरह के होते हैं, एक वेजोप्रेसिन होता है, एक डेस्माप्रेसिन होता है। जो डेस्माप्रेसिन होता है वो V2 के लिए स्पेसिफिक होता है, लेकिन जो वेजोप्रेसिन होता है V1 V2 दोनों के लिए स्पेसिफिक होता है। जो डेस्माप्रेसिन होता है ये पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर, हीमोफीलिया ए, वॉन विलेबरेन डिजीज के अंदर इस्तेमाल होता है। जबकि वेजोप्रेसिन ये जो इसोफेगल वेरिसेस होती है इसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन कीमोथेरेपी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एस्ट्रोजन रिसेप्टर, कौन सी एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को इनहिबिट कर देती है, तो हमें डायरेक्ट एस्ट्रोजन के रिसेप्टर का इनहिबिशन चाहिए। ठीक हो गया,
पहला है साइक्लोफॉस्फामाइड। तो साइक्लोफॉस्फामाइड तो एंटी कैंसर ड्रग है, वो तो हमने यहाँ पे पढ़नी नहीं है। अब इसके बाद है एनेस्ट्राजोल। तो एनेस्ट्राजोल क्या है? एनेस्ट्राजोल ये असल में एक एरोमेटेज इनहिबिटर है, ठीक है। एरोमेटेज वो एंजाइम है जो कि एंड्रोजन को एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कराता है। इसके अंदर दो एग्जांपल आती है, एक होती है रिवर्सिबल, एक होती है नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। जो एनेस्ट्राजोल और लेट्राजोल होती है नॉन स्टेरॉयडल होती है, जबकि नॉन स्टेरॉयडल रिवर्सिबल इनहिबिट करती है, जबकि एक्सामेस्टाइन नॉन स्टेरॉयडल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर होती है। ओके। इसके बाद डाइथाइलस्टिलबेस्ट्रोल, ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन होता है। इसके बाद टोमैक्सोफिन है। टोमैक्सोफिन ये वो कंपाउंड है जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जिसके एगोनिस्ट एक्शन के अंदर आपको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की एक्शन बढ़ जाती है, एंडोमेट्रियल कैंसर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस भी ज़्यादा हो जाती है, जबकि एंटागोनिस्ट एक्शन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर कम हो जाता है और हॉट फ्लशेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और ड्रग भी होती है टोरिमेफिन, जबकि रिलैक्सोफिन होती है ये ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि बेसिडोक्सिफिन है मेनोपॉजल सिम्पटम को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि क्लोमिफिन है, क्लोमिफिन क्या होती है? ये नॉन स्टेरॉयडल होती है और ये फर्टिलिटी पिल के तौर पर इस्तेमाल होती है। पैक्लिटैक्सेल ये भी एंटी कैंसर ड्रग है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 127 क्या 27 ईयर ओल्ड वुमेन इज डायग्नोज विद हाइपर कॉर्टिजन गैस। सिंपल क्वेश्चन सिंड्रोम बोल लो कि ठीक है। टू डिटरमिन कॉर्टिसोल प्रोडक्शन, ये चेक करने के लिए कि कुशिंग सिंड्रोम है या कुशिंग डिजीज़ है, तो फिर हम हाई पोटेंसी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं। तो कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है इसको करने के लिए? अब जो पहले था जो हमारा जो हमने गाइडन के अंदर पढ़ा था वो था डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट था। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ट्राइमेक्सिनोलोन को सिलेक्ट किया, लेकिन हम डेक्सामेथासोन को ही करेंगे। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट हमने पढ़ा था। इसके बाद है अ वुमेन वांट्स अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, और आपकी चॉइस है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन कॉम्बिनेशन रिसेप्टर और प्रोजेस्टिन ओनली ड्रग। कहते हैं प्रोजेस्टिन ओनली ड्रग में क्या होता है, क्यों हम प्रोजेस्टिन ओनली ड्रग को ज़्यादा फेवरेबल करते हैं? कहते हैं उसके पास ज़्यादा बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव एक्टिविटी होती है। जो थ्रोम्बोएम्बोलिक चीज़ें होती हैं ना, ये कंबाइंड की वजह से होती है, ठीक है। तो बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में आपको बता दूँ। जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन के कॉम्बिनेशंस होते हैं। जो ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं कंबाइंड भी होते हैं या आइसोलेटेड भी होते हैं। कंबाइंड के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन दोनों इस्तेमाल करते हैं आप। एस्ट्रोजन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? एथिनाइल एस्ट्राडायोल और मेस्ट्रानोल। और प्रोजेस्टिन कौन सा यूज़ करते हैं? नॉरएथाइंड्रोन और नॉरगेस्ट्रोल। जबकि पारेंटियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन यूज़ करते हैं, ठीक है। इथिनाइल एस्ट्राडायोल यूज़ कर लेते हैं, ओके। एल नॉर्गेस्ट्रोल यूज़ करते हैं। जो एल नॉर्गेस्ट्रोल की स्पेशलाइज्ड इंपॉर्टेंस है, एल नॉर्गेस्ट्रोल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के तौर पे भी इस्तेमाल हम कर सकते होते हैं, ठीक है। और पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव होती क्या? पोस्ट कोइटल को इमरजेंसी भी बोलते हैं, जो 72 आवर्स के बाद कर देती है। इसके अंदर भी नॉर्गेस्ट्रोल होता है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या? ओव्यूलेशन को इनिबिट करके सर्विक्स के, यूट्राइन ट्यूब के और एंडोमेट्रियल के ग्लैंड को सप्रेस कर देना, ठीक हो गया। तो इस तरह से जाके ये काम करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ 125 बाय रेगुलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स और स्पेसिफिक न्यूक्लियर रिसेप्टर। कौन सा न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है? PPAR गैमा। और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, यानी इसके नेट एक्शंस क्या होते हैं? ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देना, ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करना? सप्रेस कर देना, ठीक हो गया। ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करना? सप्रेस कर देना, ओके। और इसके अलावा क्या करती है? लिपिड मेटाबॉलिज्म के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट, इसके ऊपर भी जाके काम करती है। जबकि मेटफॉर्मिन क्या करती है? ये भी ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देती है। इसके साथ ग्लाइकोलाइसिस के रेट को भी बढ़ा देती है, जो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देती है और प्लाज्मा ग्लूकागॉन के लेवल को स्लो कर देती है। जबकि प्रेमलिनटाइड है, प्रेमलिनटाइड भी क्या करती है? ग्लूकागॉन की सिक्रेशन को सप्रेस कर देती है, गैस्ट्रिक एम्पटाइम को भी स्लो कर देती है और एपिटाइट को भी सप्रेस कर देती है। तो तीनों के एक्शन थोड़े से मिलते जुलते हैं, बाइग्वानेट के, थायाजोलिडाइनिडानोन्स के और प्रेमलिनटाइड के, ओके। तो जो थायाजोल डाइनिडाइनोन्स, मुझे अभी तक सही तरह से वो प्रोनाउंस करना नहीं आया। तो इसका मेन एक्शन क्या होता है? रिलीज ऑफ इंसुलिन। अब ये रिलीज ऑफ इंसुलिन के ऊपर तो कोई काम नहीं करती है, टिश्यू की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, तीनों की तीनों। अब शॉर्ट एक्टिंग आपको आनी चाहिए, जो डायबिटीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर होता है, रिपाग्लिनाइड होता है, प्रेमलिनटाइड होता है और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होती है। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के अंदर इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्टेट और इंसुलिन ग्लूलिसिन आता है इस्तेमाल। जबकि वेरी लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आता है इंसुलिन डाटामेर, इंसुलिन डिग्लूडैक और इंसुलिन ग्लैरिगिन। इसके बाद देख लेते हैं कि 55 ईयर ओल्ड ओबीज नॉन अल्कोहलिक पेशेंट है,
टाइप 2 का है तो उसको मेटफॉर्मिन दिया गया। तो मेटफॉर्मिन का एक ही सिर्फ क्लिनिकल टॉक्सिसिटी होती है, वो होती है लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस। तो रीनल, लीवर, अल्कोहलिक या दूसरी कंडीशन जिसके अंदर लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो आपने मेटफॉर्मिन नहीं देना। इसके बाद कहते हैं कि वो कौन सी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो एंडोजिनस रिलीज इंसुलिन की रिलीज को बढ़ा देती है, तो वो इनक्रेटिन्स होती है। एक होती है एक्जिनाटाइड और दूसरी हमने पढ़ना है सीटाग्लिप्टिन। एक्जिनाटाइड के साथ लीराग्लूटाइड होता है, एल्बी ग्लूटाइड होता है, एल्बी ग्लूटाइड और डुलाग्लूटाइड होता है। ये करती क्या, GLP-1 एनालॉग होती है, ठीक है। सॉरी, ये तो वैसे इनक्रेटिन्स है, इनक्रेटिन्स, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक बात कर रहा है वो सल्फोनाल यूरिया की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंडोजीनस इंसुलिन की रिलीज को बढ़ा देता है। जो एक्जिनाटाइड होती है ना, ये पोस्ट प्रेंडियल पर जाके काम करती होती है, ठीक हो गया, पोस्ट प्रेंडियल के ऊपर। तो जो सल्फोनाल यूरिया ड्रग है, तो ये कुछ फर्स्ट जनरेशन होती है और सेकंड जनरेशन होती है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर टोलब्यूटामाइड और क्लोरोप्रोपामाइड आता है, जबकि सेकंड जनरेशन के अंदर ग्लिपिजाइड, ग्लैम्पिराइड और ग्लाइबुराइड आता है। ओके। इसके बाद देख लेते हैं 122 के टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो उसका कोई एंटी डायबिटिक ड्रग चाहिए रैपिड कंट्रोल करने के लिए। तो रैपिड कंट्रोल के लिए कौन सी होती है, कोई शॉर्ट एक्टिंग आपको चाहिए, तो ठीक है, रैपिड एक्टिंग। तो रैपिड एक्टिंग के अंदर इंसुलिन लिस्पर और स्पार्टेट और ग्लोलिसिन आता है। इंसुलिन ग्लैरगिन, डिग्लोडेक और डिटामिन, ये लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। रेगुलर इंसुलिन होती है कि रेगुलर इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग होती है। एनपीएच इंसुलिन की इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है, ठीक है। और इंसुलिन का डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इंसुलिन को सबकुटेनियस इंजेक्शन देते हैं, और कंटिन्यूस सबकुटेनियस इंजेक्शन देने के दो फायदे होते हैं। पहली बात कि जो मल्टीपल इंजेक्शन की नीड कम हो जाती है, और दूसरी बात है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है शेड्यूलिंग के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 121 के विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ यानी जो हम यूज़ करते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो एस्ट्रोजन किस फॉर्म में होता है, मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन दो फॉर्म में होता है, इथिनाइल एस्ट्राडायोल और दूसरा होता है मेस्ट्रोनोल, ठीक है। जबकि नॉर्गेस्ट्रोल एक सिंथेटिक प्रोजेस्टिन है, सिंथेटिक प्रोजेस्टिन है, ठीक हो गया। और ये इस्तेमाल होता है, ये भी इस्तेमाल होता है इसके अंदर पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर या ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर। अब इसके बाद 40-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद द साइन सिम्पटम ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम हो गया एड्रिनल ट्यूमर की वजह से, तो कौन सी ड्रग यूज़ करनी चाहिए, कौन सी ड्रग बेनिफिशियल होती है। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, ये तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड ड्रग है, लेकिन जिसके पास कुछ ना कुछ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी होती है, तो ये तो इस्तेमाल नहीं करेगा, ना बंदा मर जाएगा। बेटामेथासोन, जो बेटामेथासोन होती है, बेटामेथासोन का एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल यूज़ भी था। बेटामेथासोन का ये स्पेशलाइज्ड यूज़ था कि प्रेग्नेंट वुमन के अंदर दी जाती है, जिसका लेबर काफ़ी ज़्यादा प्री टर्म है, प्री मैच्योर है, ताकि फीटल लंग की मैच्योरेशन को बढ़ाया जा सके। अब हमने कुछ ऐसी ड्रग यूज़ करनी है जो कि एंटागोनिस्ट होगी, ठीक हो गया। तो एंटागोनिस्ट यहाँ पे आपको एक ही नज़र आ रही है, कीटोकोनाजोल होती है, कीटोकोनाजोल होती है। इसके अलावा और कौन-कौन सी एंटागोनिस्ट होती है, एटोमिडेट होती है। एटोमिडेट एक जनरल एनेस्थेटिक है जिसने 11 बीटा हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम को सप्रेस कर देना। कीटाकोनाजोल ने बहुत सारे साइटोक्रोम P450 एंजाइम को ब्लॉक कर देना, ठीक है। जो अमाइनो ग्लूटाथामाइड होती है, ये कोलेस्ट्रॉल को प्रेग्नेनोन में कन्वर्ट नहीं होने देती। और इसके अलावा मेटारोपोन होती है, मेटारोपोन ये कोर्टिसोल की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, ठीक हो गया। ओके। तो ये ड्रग इस्तेमाल होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ एड्रीनल फंक्शन। एक पहले भी एक एड्रीनल फंक्शन के बारे में एक ड्रग यूज़ हुई थी, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके बाद 26-year-old लेडी जिसके अंदर थायरोटॉक्सिकोसिस है, तो उसको एंटी थायराइड ड्रग दी जानी चाहिए। तो कौन सी हम यूज़ नहीं करेंगे, पहला है पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस I2, इसको बोलते हैं ल्यूगोल सोल्यूशन बोलती है, जिनको सिंपल आयोडाइड साल्ट बोलते हैं। तो जो आयोडाइड साल्ट होते हैं वो आयोडीनेशन को कम कर देते हैं, थायरॉयड ग्लैंड के साइज़ को, वेस्कुलैरिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। उसके साथ-साथ इसकी रिलीज़ को भी ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, थायरॉयड ग्लैंड को अपने साइज़ में नॉर्मल कर देते होते हैं, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल है प्रोपाइलथायोरेसिल। प्रोपाइलथायोरेसिल मेथिमाजोल ये भी यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन, आयोडीन 131 कि आयोडीन 131 पूरे के पूरे थायरॉयड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है। थायरोग्लोबिन, थायरोग्लोबिन कोई ड्रग का नाम नहीं है, बल्कि प्रोटीन का नाम है। इसके बाद अभी चौथा फॉलोइंग वाज एट हाई रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर में बी मैनेज बाय प्रिवेंटिव अप्रोच के ब्रेस्ट कैंसर है, तो कौन सा प्रिवेंटिव अप्रोच, तो सारे के सारे एंटी कैंसर ड्रग लिखे गए सिवाय एक के, वह है टोमैक्सोफिन। इसके बाद नेक्स्ट है, अ वुमन गोज इनटू प्रीमेच्योर लेबर अर्ली इनफ दैट देयर आर ग्रेट कंसर्न अबाउट इनएडिक्वेट लिथल लंग डेवलपमेंट एंड रिस्क ऑफ फेटल डेथ, ठीक है। अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि अगर किसी प्री मैच्योर लेबर वाली वुमेन के अंदर ये कंडीशन हो कि अगर फीटल लंग की मैच्योरेशन बढ़ानी हो, तो कौन सी ड्रग देती है, बेटामेथासोन देती है, बेटामेथासोन, ओके। इसके बाद है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसको कॉम्बिनेशन दिया ओरल ड्रग्स की। अगर वो हाइपरग्लाइसीमिक हो जाता है तो उसको सुक्रोज ज़्यादा काम नहीं करती होती, ठीक हो गया। तो
वो कौन सी ड्रग ले रहा है, तो वो एक्कार्बोस और मिगलिटोल ले रहा है, क्योंकि ये क्या करती है स्टार्च को, ओलिगोसैकेराइड को, डाइसैकेराइड को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देती, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन है कम से कम हो जाती है। इनका मेन यही है कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो आपको ग्लूकोज लेना है, ना कि सुक्रोज, बल्कि क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगी। इसके बाद 111 MCQ के अंदर की ग्रेविस डिजीज़ है, ठीक है, और उसको प्रोपाइल थायोरेसिल प्रिस्क्राइब की गई है। तो क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है इस ड्रग का, प्रोपाइल थायोरेसिल का? कहते हैं कि प्रोपाइल थायोरेसिल प्रेगनेंसी के अंदर और लैक्टेशन के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये प्लेसेंटा और ब्रेस्ट मिल्क दोनों में नहीं आ सकती होती। ठीक हो गया, तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, वेस्कुलाइटिस होता है, लेकिन यहाँ पे वेस्कुलाइटिस नहीं लिखा हुआ। आरबीसी नहीं बल्कि प्रोथ्रोम्बिन को कम कर देना, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया, इसके अलावा लीवर डिसफंक्शंस होता है, एक ग्रैनुलोसाइटोसिस होती है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, एक ग्रैनुलोसाइटोसिस होगा, ठीक है। जबकि कोलिस्टेटिक जॉन्डिस आपने किस में पढ़ा था, ये जो गॉल ब्लैडर डिजीज़ होते हैं, ये सारे होते हैं एथिनाइल एस्ट्राडायोल की वजह से। इसके बाद देख लेते हैं 22 ईयर ओल्ड सेक्सुअली असॉल्टेड हुआ है, तो उसको पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए। तो कौन सी पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए कौन सी नहीं हो सकती, नो कंट्राडिक्शन, ठीक है, यानी सबसे बेस्ट फेवरेबल, तो वो होती है माइफेस्टोन RU486, और ये इस्तेमाल करते होते हैं माइसोप्रोस्टोल के साथ। ठीक हो गया, तो ये अबॉर्टिफेसिएंट भी है। ठीक हो गया, बाकी सामने आपको कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगी, टोमैक्सोफिन में भी, रोलैक्सोफिन के अंदर भी। आगे भी ज़्यादा फॉलोइंग इज प्रोजेस्टिन, तो प्रोजेस्टिन इसमें कौन सा है, तो इसमें है लिवोनॉर्गेस्टेरॉल, ठीक है। और कौन कौन से प्रोजेस्टिन होते हैं, आपको पता है कि मेट्रोक्सी प्रोजेस्टिरॉन होता है, सिंथेटिक होता है, ठीक है। ओल्डर के अंदर एल नॉर्गेस्टेरॉल, नोर इथाइंड्रोन, दोनों के दोनों किस में इस्तेमाल होते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जबकि न्यूअर के अंदर नॉर्गेस्टिमेड और डेसोगेस्ट्रिन। नेक्स्ट है रिगार्डिंग हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट, के हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट हो गया, ठीक है, कि अगर सल्फोनाइल यूरिया ड्रग इस्तेमाल करेंगे तो इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ये बात तो ठीक नहीं है। आगे नीटाग्लिनाइड कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, यस नीटाग्लिनाइड ये वैसे सल्फोनाइल्यूरिया ड्रग नहीं है, बल्कि इंसुलिन सिक्रेटागोग है, ठीक है। मेटफॉर्मिन प्रोमोट्स ओबेसिटी, नहीं, मेटफॉर्मिन कभी भी नहीं करेगी। ग्लाइबुराइड कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद मेटमॉर्फिन, टाइप 1 टाइप नहीं टाइप 2 में इस्तेमाल होती है। मैग्लिटिनाइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, मैग्नीटाइड, रिपाग्लिनाइड और नेटिक्लिनाइड ये सब इस्तेमाल होते हैं, तो ये इंसुलिन सिक्रेटा का होगा, लेकिन ये ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करवाएगी। इसके बाद देख लेते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 की। रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 क्या करती है, मेक कॉज डिलेड हाइपोथायरॉयडिज्म, ये इसका बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, कि डिलेड हाइपोथायरॉयडिज्म कर सकती है। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, रैपिड ऑनसेट नहीं होता, गैमा रेडिएशन वगैरह काम नहीं करती, और यंग अडल्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे एडवर्स इफेक्ट थायोमाइड यूज़ करते हुए, तो आपको मैंने बताया था एक ग्रैनुलोसाइटोसिस, इसके अलावा वेस्कुलाइटिस भी आ जाता है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया भी आ जाएगा, और इसके अलावा लास्ट है लिवर डिसफंक्शन। ये कौन सी ड्रग होती है, जो हेयर को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हेयर को ग्रो करना है तो आपने क्या करना है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को सप्रेस कर देना, तो वो होती है फिनास्टेराइड होती है। जबकि स्पाइलिनोलैक्टोन, आपको पता है स्पाइलिनोलैक्टोन क्या होती है, हिर्सुटिज्म को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फ्लूटामाइड प्रोस्टेट कैंसर के लिए इस्तेमाल होती है। क्लोमिफेन फर्टिलिटी पिल के तौर पर इस्तेमाल होती है। 55 ईयर ओल्ड मेटास्टैटिक प्रोस्टेटिक कैंसर है, मेटास्टैटिक प्रोस्टेटिक कैंसर, ये वर्ड हमने देखा था, मेटास्टैटिक प्रोटीनी प्रोस्टेट कैंसर, ठीक हो गया। तो इसके लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल होती है, मेटास्टैटिक के लिए इस्तेमाल होती है कीटोकोनाजोल, ठीक है। कीटोकोनाजोल हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे कीटोकोनाजोल नहीं लिखा हुआ, तो कौन कौन सी हो सकती है। पहली बात डेजोगेस्ट्रिल क्या है, डेजोगेस्ट्रिल प्रोजेस्टिन है। ऑक्जेंड्रोलोन क्या है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। फ्लूटामाइड क्या है, ये फ्लूटामाइड क्या है, ये ब्लॉकर है, ठीक है, फ्लूटामाइड रिसेप्टर ब्लॉकर है। इसके अलावा बिक्लेटोमाइड आते हैं, नीलाटोमाइड आती है, और एनजालुटोमाइड आती है, ठीक है। ये नॉन स्टीरॉयडल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। जबकि मिथाइल टेस्टोस्टेरोन एक वंस अगेन एक एंड्रोजन आ गया, एनास्ट्राजोल लेट्राजोल ये भी आ गया है, एक्सामिस्टिन ये जो उसके होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जहन से निकल गया मेरे, कि एरोमेटेस एंजाइम नहीं, हाँ एरोमेटेस एंजाइम है, उसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। एरोमेटेस एंजाइम को कहते हैं कि एडवर्स इफेक्ट मेग्लिटोल की वजह से क्या हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट मेग्लिटोल की वजह से फ्लैचुलेंस और एब्डोमिनल पेन हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा जो शुगर आएगी लार्ज इंटेस्टाइन के पास, तो एब्डोमिनल पेन, फ्लैचुलेंस हो जाएगा, ठीक है, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फर्मेंटेशन बढ़ जाती है कार्बोहाइड्रेट की। इसकी बात है कि 45 ईयर ओल्ड डायबिटीज़ पेशेंट जिसको मोनोथेरापी चाहिए हाइपोग्लाइसीमिया के बगैर, तो कौन सी ड्रग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए रिस्क नहीं, तो पहली जो फेवरेबल ड्रग होती है वो होती है कौन सी, वो होती है हमारी मेटफॉर्मिन होती है, ठीक है। अब जो होती यूज़ करती है रोसिग्लूटाजोन और पियोग्लूटाजोन, रोसिग्लूटाजोन और पियोग्लूटाजोन ये क्या है, ये दोनों थायाजोलिडाइनिडानोन्स है, और इनमें हाइपोग्लाइसीमिया काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है।
बाकी में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, सल्फोनालूरिया के अंदर भी देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं, अ यंग वुमन इज़ अंडर ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। तो कौन से ड्रग ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो क्लोमिफेन है। जबकि लेट्रोजोल, एनास्ट्राजोल ये एरोमेटेज इनहिबिटर है, तो ये इस्तेमाल होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। जो टोमैक्सोफिन है, टोमैक्सोफिन भी ब्रेस्ट कैंसर के अंदर इस्तेमाल होती है। रिलैक्सोफिन ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर, बेसिडोक्सिफिन मेंस्ट्रुअल सिम्पटम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। डेनाजोल, अब डेनाजोल क्या है, डेनाजोल बहुत सारे साइटोक्रोम P450 एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से गोनेडल स्टेरॉइड सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रेस्ट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद स्टीरॉइड। दस ओके, स्टीरॉइड क्या करेंगे, TSH नहीं, FSH नहीं, ये क्या करेंगे, डीआयोडीनेशन को प्रिवेंट करेंगे। आपको पता है कि स्टीरॉइड्स डीआयोडीनेशन को प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से डीआयोडीनेस इनहिबिटर थे, एक एमेड्रोन था, उसके अलावा और हम क्या क्या यूज़ करते थे, एक मुझे निकालने थे पहले। एमेड्रोन हो जाता है, ठीक है। जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं, जबकि आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडियम के अंदर ओरल डाइट्रोजोनेट इस्तेमाल करते हैं और इंट्रावीनस आयोहेक्सोल यूज़ करते हैं। तो ये वाला एमसीक्यू की कोई सेंस नहीं बनती। किसके पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कम होती है, तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन और फ्लूरोकॉर्टिसोन। तो कॉर्टिसोल के पास सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन की बारी आती है। कि स्टेरॉइड के सबसे ज़्यादा सारे साइड इफेक्ट होते हैं सिवाय एक के, वो कौन सा होता है, तो आपको पता है कि वो कौन-सा होगा, ये हाइपो नहीं होगा बल्कि हाइपर वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। हाइपरटेंशन भी हो जाता है, ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो जाती है, साइकोसिस भी हो जाता है। आगे भी ज़्यादा फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड्स। अभी स्टेरॉइड नहीं बोलना चाहिए, इनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लिखना चाहिए। ड्यू टू इट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, तो क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी की वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है हम सबको, ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो हमने क्या कर लिए, 100 तक एमसीक्यू पढ़ लिया है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।